तो यानी जो ब्लैक लेयर दिखाई आपको दे रही है वो ट्यूनिका एल्यूजिनिया है और उसके नीचे जननिक उपकला होती है, जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था। क्लियर? चलिए अब ध्यान दें, सबसे पहले अपन पुटिकाएं बना देते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी संरचना आपको दिखाई दे रही हैं, ये पुटिकाएं हैं और कौन कौन सी पुटिकाएं हैं वो बाद में बताएंगे। समझ में आ रहा होगा, सिंपल वे में चल रहा है। ठीक है, उसके बाद में लेकिन आप ध्यान नहीं दोगे तो बाद में कहोगे सर ये क्या कर दिया, क्योंकि अभी बहुत खतरनाक होने वाला है ये। अभी आपको इतना सिंपल लग रहा है, फिर बाद में आपको पता नहीं चलेगा क्या हो गया। ठीक है, इसलिए ध्यान दें। इतना हो गया। अब इसके बाद में देखिए ये जो छोटी छोटी पुटिकाएं हैं, आपको ये पुटिकाएं दिखाई दे रही हैं छोटी छोटी, अब इन पुटिकाओं में ही वृद्धि होती है। अंडाणु निर्माण की जब क्रिया होती है, ये तो जन्म से पहले बहुत सारी पुटिकाएं बन जाती हैं, लेकिन जब ये भ्रूणावस्था में विकसित होती है, आगे पढ़ाएंगे आपको, लेकिन जब अंडाणु निर्माण होता है तो इनमें से कोई भी पुटिका अपने आकार में वृद्धि करने लग जाती है। क्लियर? मान लो ये एक पुटिका है, इसने अपने आकार में वृद्धि कर ली है और एक लेयर बना ली है। क्लियर? इसे कहेंगे प्राथमिक पुटक। क्या कहेंगे इसको? प्राथमिक पुटक। और इसके अंदर जो अंडक है उसे कहेंगे प्राथमिक अंडक। प्राथमिक पुटक और प्राथमिक अंडक। ठीक है, यहाँ से आगे इसने वृद्धि की, एक लेयर पहली थी फिर दूसरी लेयर बना ली। क्लियर? इसे कहेंगे द्वितीयक पुटक। हो सकता है दिख नहीं रहा हो आपको ऊपर, लेकिन मैं बाद में आपको दिखा दूंगा। द्वितीयक पुटक लिखा है मैंने, और इसके अंदर जो अंडक है वो कौन सा है? अभी प्राथमिक अंडक। तृतीयक, शाबाश, प्राथमिक अंडक। ठीक है, यानी प्राथमिक पुटक प्राथमिक अंडक, द्वितीयक पुटक प्राथमिक अंडक। अब कौन सी पुटक बनेगी? तृतीयक पुटक। तृतीय पुटक माने 3 लेयर, उतनी ही लेयर बनाते हुए जानी है आपको। क्लियर? ये आपकी हो गई तृतीयक पुटक। क्या? हाँ, लेकिन इसमें अंडक होता है द्वितीयक अंडक। पुटक कौन सी है? तृतीयक। अंडक कौन सा है? द्वितीयक। एक कम हो गया। ठीक है, अंडक कम होगा। प्राथमिक पुटक प्राथमिक अंडक, द्वितीयक पुटक में भी प्राथमिक अंडक है, तृतीय पुटक में अंडक ने वृद्धि कर ली तो द्वितीयक अंडक हो गया। इसकी जो बाहर वाली लेयर है, किसकी? तृतीयक पुटक की, उसे कहा जाता है थीका एक्सटर्ना। थीका एक्सटर्ना। ठीक है, एक्सटर्ना माने बाहर वाली, और जो अंदर वाली लेयर है वो थीका इंटरना। क्लियर? एक्सटर्ना बाहर वाली, इंटरना अंदर वाली। जो बाहर वाली लेयर है उसको थीका एक्सटर्ना कहते हैं और अंदर वाली लेयर है उसको थीका इंटरना कहते हैं। क्लियर? अब यहां से आगे देखिए, इसके ऊपर अब एक और संरचना बन गई, प्राथमिक पुटक, द्वितीयक पुटक बन गई, तृतीयक पुटक बन गई, और ये अब बन गई ग्राफियन पुटक। कौन सी पुटक? चतुर्थक नहीं, 14 नंबर नहीं आता, ग्राफियन पुटक। क्लियर? यानी इसको अपन कहते हैं ग्राफियन पुटक। और यहाँ से निकल जाता है अंडाणु बाहर।
यहाँ से क्या बाहर निकल जाता है, अंडाणु। ये यहाँ अंडोत्सर्ग हो जाता है 14वें दिन, ये फट जाती है तो अंडाणु बाहर आ जाता है। अब फटने के बाद में ये अंडाणु बाहर निकल गया, अब ये संरचना इस प्रकार की हो जाती है कुछ, ठीक है। यहाँ से आगे और ये अलग तरीके से हो जाती है, क्लियर। इसको कहते हैं, ये जो आपको इस प्रकार की संरचना दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। और ये संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये कहलाती है कार्पस एल्विकेंस। कार्पस एल्विकेंस, क्लियर। और ये क्या है, अंडाणु। अब इसका नामकरण कर लेते हैं, इसका नामकरण थोड़ा खतरनाक है। ये तो हो गई क्या, ग्राफियन पुटक। क्या कहते हैं इसको, ग्राफियन पुटक कहते हैं। ये जो खाली स्थान है ये कहलाता है एंट्रम। क्या कहलाता है, एंट्रम। अंदर वाली जो आपकी लेयर है ये वाली, ये कहलाती है जोना, जोनिलिवन नहीं, जोना पेल्यूसिडा। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मुझे पता है दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन दिख जाएगा। और ये बाहर वाली लेयर है ये वाली, ये सब लेयर ये कहलाती है कोरोना, कोरोना रेडिएटा, रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, क्लियर। और जहाँ पर ये लटका रहता है, ये जो संरचना है जिसमें ये अंडाणु अंदर लटका हुआ है, ठीक है, जिसे कहा जाता है जर्म हिल, यानी उस संरचना के द्वारा अंडाणु जिसमें लटका रहेगा वो संरचना क्या कहलाएगी, जर्म हिल कहलाएगी, जर्म हिल, क्लियर। अब देखिए एक बार ध्यान दें पूरा, ये जो मेस्टेरिक साइकिल है यानी रजचक्री क्रिया है वो 28 दिन चलती है। होता क्या है कि 1 से 4 दिन रजचक्री क्रिया होती है, उसके बाद में 5वें दिन से ये जो पुटिका होती है छोटी छोटी, ये अपने आकार में वृद्धि करने लगती है, वृद्धि करती है और अपने ऊपर एक आवरण बना लेती है। तो इसे प्राथमिक पुटक कहा जाता है। इसके अंदर पाए जाने वाला अंडक प्राथमिक अंडक कहलाता है। उसके बाद एक और आवरण बनता है द्वितीयक पुटक प्राथमिक अंडक, उसके बाद एक और आवरण बनता है तृतीयक पुटक अंडक अब द्वितीयक, क्लियर। उसके बाद इसमें जो अंदर वाली लेयर है उसको थीका इंटरना कहते हैं और बाहर वाली थीका एक्सटर्ना, क्लियर। अब देखिए इससे आगे और लेयर बनेगी तो उसको चतुर्थक पुटक ना कह के क्या कहेंगे, ग्राफियन पुटक। याद रखना है कि 14वें दिन से पहले, अंडोत्सर्ग की क्रिया से पहले कौन सी अवस्था बनती है, ग्राफियन पुटक। ये याद रखना है कि 14वें दिन से पहले ग्राफियन पुटक बनती है। क्वेश्चन कंपटीशन में कई बार पूछा जाता है कि ग्राफियन पुटक यानी 14वें दिन से पहले जो संरचना बनती है उसका नाम बताइए, तो आपको याद रखना है कि उसका नाम क्या है, ग्राफियन पुटक है, ठीक है। ग्राफियन पुटक है, इसमें जो आपको खाली स्थान दिखाई दे रहा है जिसको एंट्रम कहते हैं, और ये जो अंडाणु होता है वो इसमें लटका हुआ रहता है अंदर की तरफ से, जिस संरचना से लटका रहता है उसे जर्म हिल कहते हैं, ठीक है। इसमें जो अंदर वाली जो लेयर है अंडाणु के ऊपर अंदर वाली लेयर है वो पारदर्शी होती है। कैसी होती है, पारदर्शी, जिसे कहा जाता है जोना पेल्यूसिडा। क्या कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा। कैसी लेयर है, पारदर्शी, ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो लेयर है उसको कहा जाता है कोरोना रेडिएटा। पहले यानी ये ऊपर वाली जो लेयर होती है, हाँ उधर से गए होंगे, ऊपर वाली जो लेयर है, ऊपर वाली लेयर जो होती है पहले जैसे निषेचन की क्रिया होगी तो वहां पर क्या होगा, पहले ऊपर वाली लेयर को क्रॉस करना पड़ेगा कोरोना रेडिएटा को, क्लियर। इस तरीके से होता है। तो कोरोना रेडिएटा ऊपर वाली है, जोना पेल्यूसिडा हो गया, जर्मेल एंट्रम और ग्राफियन पुटका के संरचना का निर्माण हो गया इस तरीके से। अब यहाँ से आगे क्या होता है कि 14वें दिन अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, ये ग्राफियन पुटका फट जाती है, अंडाणु बाहर निकल जाता है, क्लियर।
अब अंडाणु तो बाहर निकल गया, लेकिन जो ऊपर की जो संरचना बची हुई है शेष, उस शेष संरचना को अपन क्या कहते हैं? कार्पस ल्यूटियम। ये भी पूछा जाता है कि अंडाणु अंडोसर की क्रिया के बाद शेष बची संरचना का नाम बताइए। कार्पस ल्यूटियम। अगर निषेचन क्रिया हो जाती है तो कार्पस ल्यूटियम बनी रहती है और ये हार्मोन स्रावित करती रहती है। यदि निषेचन क्रिया हो जाती है, कार्पस ल्यूटियम बनी रहती है और हार्मोन स्रावित करती रहती है। अगर निषेचन क्रिया नहीं होती है तो ये कार्पस ल्यूटियम आगे जाकर के कार्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाती है और धीरे धीरे विघटित होकर के नष्ट हो जाती है। उधर अंडाणु भी नष्ट हो जाएगा, कार्पस एल्बिकेंस भी नष्ट हो जाएगी और एंडोमेट्रियम गर्भाशय की वो टूटने लगेगी और रज रक्त के साथ में बाहर निकलेगा। यही क्रिया बार बार दोहराई जाती है रज चक्र के दौरान। ये मैंने आपको इतना इसलिए समझाया है कि यहाँ तक बनाना तो आपको केवल संरचना है, डायग्राम बनाना है, लेकिन अपन आगे पढ़ेंगे अभी इसी में अंड जनन। क्या पढ़ेंगे? अंड जनन पढ़ेंगे। तो अंड जनन में ये सारी अवस्थाएं आएंगी, इसलिए मैंने आपको इसको डिटेल में समझाया। अंड जनन में आएंगी सारी अवस्थाएं। इस डायग्राम को घर पर 10 बार जा करके बना लेना आज ही, जिससे आपको समझ में आ जाए कि इसमें कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। मैं आपसे कहूंगा कि बेटा देखा, उस दिन बताया था मैंने आपको, प्राथमिक पुटक प्राथमिक अंडक होता है, फिर द्वितीय पुटक, वो बोले द्वितीय अंडक सर, नहीं द्वितीय अब पढ़ा होगा जब तो पता चली प्राथमिक अंडक ही है, ठीक है। तृतीय पुटक में द्वितीय अंडक, बाहर वाली लेयर थीका एक्सटर्ना, अंदर वाली लेयर थीका इंटरना। ये सब डायग्राम ने आपको बता दिया है, यही उसमें लिखना है हमें केवल अंड जनन में जाकर के। आ गया समझ में? छाप लो फटाफट से, जल्दी बना लीजिए। मैंने आपको कल ही बताया था सहायक जननांग किसे कहते हैं? ऐसे जननांग जो सहायता करते हो, यानी युग्मक निर्माण नहीं करेंगे, युग्मक निर्माण नहीं करते लेकिन लैंगिक जनन में सहायता करते हैं, सहायता करते हैं, इसे कहते हैं सहायक जननांग। क्लियर? यानी ऐसे जननांग जो युग्मक निर्माण की क्रिया नहीं करते लेकिन लैंगिक जनन की क्रिया में सहायता करते हैं, सहायक जननांग कहलाते हैं। और इसमें सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे किसके बारे में? अंडवाहिनी के बारे में। अंडवाहिनी इंग्लिश में कहें तो फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नलिका। क्लियर? फैलोपियन नलिका। देखो सबसे बड़ी बेइज्जती जो करते हैं ना इंग्लिश की, वो इंडियंस ही करते हैं। फैलोपियन इंग्लिश वर्ड है, नलिका हिंदी वर्ड है, ठीक है, लेकिन चलता क्या है? फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका सब चलाते रहते हैं। तो इंग्लिश की जो हिंदी की है अच्छे तरीके से, वो इंडियंस ने किया। अंडवाहिनी देखिए, अंडवाहिनी मादा में कितने जोड़ी अंडवाहिनी पाई जाती हैं? 2 जोड़ी, यानी 4। हाँ यही किया करो। मादा में 1 जोड़ी अंडवाहिनी होती है, ठीक है, 2 जोड़ी नहीं, 1 जोड़ी अंडवाहिनी। 1 जोड़ी का मतलब 2 अंडवाहिनी, ठीक है। मादा में 1 जोड़ी अंडवाहिनी होती है, यानी 2 अंडवाहिनी होती है। प्रत्येक अंडवाहिनी 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। क्लियर? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। भ्रूण विकास के दौरान इसका जो निर्माण होता है, निर्माण कहें तो विकास होता है, तो भ्रूण की मुलेरियन नलिका के द्वारा होता है। कौन सी नलिका के द्वारा? मुलेरियन नलिका के द्वारा होता है, ठीक है। इसकी जो आंतरिक सतह होती है, आंतरिक सतह रोमिल होती है। क्लियर? रोमिल होती है। निषेचन की क्रिया इसी में संपन्न होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? निषेचन नलिका भी कहते हैं। निषेचन की क्रिया इसी में संपन्न होती है, यानी अंडवाहिनी में ही संपन्न होती है, इसलिए अंडवाहिनी को हम क्या कहते हैं? निषेचन नलिका भी कहते हैं। क्लियर? निषेचन नलिका भी कहलाती है। और ये कहाँ जुड़ी रहती है? गर्भाशय से जुड़ी रहती है, गर्भाशय से जुड़ी रहती है अंडवाहिनी दोनों।
इसके कितने भाग होते हैं अंडवाहिनी के? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? नहीं पता सर। कीपक, देखो वही फिर बात, कीपक। दूसरा नंबर एम्पुला, सीधा आप मेन कोर्स पे पहुंचते हो। कीपक, एम्पुला। तीसरा नंबर इस्थमस। क्लियर? 3 भाग हैं, कीपक, एम्पुला, इस्थमस। तो अंडवाहिनी, मादा में एक जोड़ी अंडवाहिनी पाई जाती है। प्रत्येक अंडवाहिनी 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसका विकास भ्रूण की मुलेरियन नलिका के द्वारा होता है। क्लियर? इसकी आंतरिक सतह रोमिल होती है। इसमें निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, इसलिए इसे निषेचन नलिका भी कहते हैं। ये गर्भाशय से जुड़ी रहती है। प्रत्येक अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं, कीपक, एम्पुला, इस्थमस। क्लियर? कोई दिक्कत, किसी प्रकार की परेशानी, समस्या, प्रॉब्लम? चारों में से कुछ नहीं है? चलिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई साहब, हेलो। कीपक, कॉपी पेन नीचे रख दो, समझने पे ध्यान दो। फर्स्ट नंबर है कीपक। देखिए, मैं थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ समझाने के लिए आपको। समझ में आ रहा है? ठीक है, अंडवाहिनी बना दी हमने। ये भाग कौन सा है? कीपक, ये एम्पुला और ये इस्थमस। क्लियर? 3 भाग हो गए, कीपक, एम्पुला, इस्थमस। कीपक है तो ये अंडवाहिनी का कीप के आकार का भाग होता है। कीप होती है ना, ऊपर चौड़ी होती है, नीचे सकरी। ऊपर भाग चौड़ा है, नीचे सकरा भाग है, जो अंडाणु से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से अंडाशय से, सॉरी, तो अंडाशय से जुड़ा हुआ रहता है। तो यानी कीपक है ये अंडवाहिनी का कीप के आकार का भाग होता है। ठीक है? किसके पास में स्थित है? अंडाशय के पास में स्थित होता है। क्लियर? इसे इनफंडिबुलम भी कहते हैं। इनफंडिबुलम, ध्यान दें इधर, क्या कहते हैं इसको? इनफंडिबुलम भी कहते हैं। ठीक है? इनफंडिबुलम भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो कीपक है इसका अंडाशय की तरफ पाए जाने वाला भाग अंगुली के समान होता है, जिसमें अंगुलीनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं। तो यानी ये जो उंगलीनुमा प्रवर्ध हैं, यानी कीपक में आगे की ओर अंगुलीनुमा प्रवर्ध होते हैं। अंगुलीनुमा प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्या? फिब्री या झालर। क्या कहते हैं? फिब्री या झालर कहते हैं। ये अंडाणु को संग्रहित करता है, यानी अंडाणु यहाँ से निकलेगा, इसमें प्रवेश कर जाएगा सीधा। ठीक है? इसलिए इससे अटैच रहता है। क्लियर? इस फिब्री या झालर में एक छिद्रनुमा संरचना होती है। छिद्रनुमा संरचना होती है। इस छिद्रनुमा संरचना को कहते हैं ओस्टियम। क्या कहते हैं? ओस्टियम कहते हैं। इस छिद्रनुमा संरचना से ही यहाँ से होकर के ये अंडाणु इसके अंदर प्रवेश करता है। क्लियर? फिब्री या झालर में जब छिद्र नहीं होगा तो अंदर कैसे प्रवेश करेगा? वो तो बंद होगी ना पूरी। तो वहाँ पर एक स्थान पर छिद्रनुमा संरचना होती है, जहाँ से अंडाणु अंदर प्रवेश कर जाता है। ये छिद्रनुमा संरचना ओस्टियम कहलाती है। क्लियर? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कीपक अंडवाहिनी का आगे की ओर जो भाग होता है वो कीप के आकार का होता है, जिसे कीपक या इनफंडिबुलम कहते हैं। इसमें अंगुलीनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिसे फिब्री या झालर कहते हैं।
क्लियर। फिब्रिया जालर कहते हैं। इस फिब्रिया जालर में एक छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है जिसे ओस्टियम कहते हैं। क्लियर। फिब्रिया जालर में ओस्टियम के द्वारा अंडाणु का संग्रह होता है। क्लियर, ये हो गया इसके बारे में। अब बात करेंगे सेकंड नंबर एम्पूला के बारे में। कीपक से आगे अगर इधर चलेंगे तो कीपक से आगे की ओर जो भाग पाया जाता है फूला हुआ होता है। कीपक की अपेक्षा थोड़ा चौड़ा भाग होता है। इस चौड़े भाग को अपन क्या कहते हैं? एम्पूला। ठीक है, फूला हुआ या चौड़ा भाग होता है ये कहलाता है एम्पूला। और निषेचन की जो क्रिया है इसी भाग में संपन्न होती है। निषेचन की क्रिया किस भाग में संपन्न होती है? एम्पूला में संपन्न होती है। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। बस क्लास ले लूँ मैं, बाल फ्री हो। हैं? हाँ हाँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये कीपक या एम्पूला है। निषेचन की जो क्रिया है वो इसी भाग में संपन्न होती है। क्लियर। देखिए ऐसा है, आपको मैं एक बात बता दूं, कुछ बुक तो कहती हैं कि निषेचन की क्रिया एम्पूला में संपन्न होती है, कुछ कहती हैं निषेचन की क्रिया इस्तमस और एम्पूला के मध्य भाग पर संपन्न होती है, जहाँ पर एम्पूला और इस्तमस जुड़ा हुआ रहता है। अगर अपन सही की बात करें तो सही वाला होता है एम्पूला और इस्तमस के संधि स्थल पर। निषेचन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? एम्पूला और इस्तमस के संधि स्थल पर। क्लियर। लिखने के लिए अपन राजस्थान बोर्ड में इसमें लिख सकते हैं कि एम्पूला में संपन्न होती है, और काफ़ी बड़े दूर दूर तक पढ़ाते रहते हैं इसी को। लेकिन नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सही माना जाएगा। अगर संधि स्थल आ गया तो कौन सा करना है? संधि स्थल। अगर संधि स्थल नहीं दिया है, एम्पूला दिया है तो केवल एम्पूला करेंगे। एम्पूला भी दिया है और एम्पूला इस्तमस का संधि स्थल दिया है तो फिर संधि स्थल होगा। यानी सही 110% संधि स्थल है, 100% सही कौन सा है? एम्पूला। आ गया समझ में? गलत नहीं है, वो भी ठीक है, लेकिन अगर ये दिया जाता है तो ये ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है। अब बात करेंगे हम इस्तमस की। एम्पूला से आगे का जो भाग होता है ये चौड़ा होता है, गर्भाशय से जुड़ा हुआ रहता है, इसे क्या कहते हैं अपन? क्लियर। ये चीज तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं, कीपक, एम्पूला, इस्तमस। कीपक है सबसे आगे का, कीप के समान भाग होता है। अंगुलीनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, फिब्रिया जालर कहलाते हैं। छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है, ओस्टियम कहते हैं। अंडाणु संग्रहित करने का कार्य करेगा। अब बात करेंगे एम्पूला के बारे में। कीपक से आगे की ओर, ठीक है, एक फूला हुआ भाग होगा जिसे क्या कहेंगे? एम्पूला। निषेचन की क्रिया इसी भाग में संपन्न होती है। खत्म। इस्तमस। एम्पूला से आगे गर्भाशय से जुड़ा हुआ चौड़ा भाग क्या कहलाता है? खत्म। लिखिए, पीछे पलट के देखने का नहीं, कभी भी ध्यान रखना। याद करके आया करो घर से, पढ़ा दिया, याद होना चाहिए। दूसरा नंबर क्या है? गर्भाशय। सहायक जनन अंग में अंडवाहिनी, गर्भाशय। तीसरा, चौथा, हाँ याद होना चाहिए, एकदम शानदार। गर्भाशय कितने जोड़ी होते हैं? एक ही होता है, फिर ठीक है। जोड़ी बोड़ी में नहीं होता, ये केवल एक होता है। ठीक है। मादा में एक गर्भाशय पाया जाता है। क्लियर। मादा में एक गर्भाशय होता है, जोड़ी नहीं होता, एक गर्भाशय होता है। इसे बच्चेदानी या बुम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बच्चेदानी या बुम्ब कहते हैं। यह उल्टी नाशपाती के आकार का होता है। नाशपाती, अनाशपाती नहीं होती, वो खाते हैं जो अब नाशपाती होती है। कैसा होता है? उल्टी नाशपाती के आकार का होता है। गर्भाशय आगे की ओर एक शकरी नलिका में खुलता है जिसे कहते हैं ग्रीवा।
गर्भाशय आगे की ओर एक संकरी नलिका में खुलता है, जिसको क्या कहते हैं? ग्रीवा कहते हैं। ये जो ग्रीवा होती है, ये ग्रीवा आगे की ओर ग्रीवा नाल में खुलती है। किस में खुलती है? ग्रीवा नाल में। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है ध्यान देने वाली, ये ग्रीवा नाल और योनि, ये दोनों आपस में मिल जाती हैं और दोनों मिलकर के यहाँ एक संरचना बनाती हैं, जिसे कहते हैं जन्म नाल या बर्थ कैनाल, जिससे बच्चे का जन्म होता है। ग्रीवा नाल और योनि मिलकर के क्या बनाती हैं? जन्म नाल या बर्थ कैनाल का निर्माण करती हैं, जिससे बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ से आगे हम बात करेंगे, गर्भाशय में 3 स्तर पाए जाते हैं। कौन कौन से स्तर हैं बताइए फटाफट। गर्भाशय के 3 स्तर कौन कौन से हैं? शाबाश, मतलब पढ़ाई 0/0 चल रही है बेटा। इस तरीके से कैसे काम चलेगा? कितनी बार बता चुके हैं आपको हम? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, अब तो होगा ही एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम ऐसा लग रहा है जैसे 2-4 साल करोड़ पहले पढ़ाया था। अभी उस दिन मादा जनन तंत्र का डायग्राम बनाया था, उसमें और तीनों को मेंशन किया था कि अब समझाया भी था, ये पेरीमेट्रियम होती है, ये एंडोमेट्रियम होती है, ये मायोमेट्रियम होती है, और रज चक्र के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम होती है, वो विघटित हो जाती है। सारी चीज़ें बताते हैं पर पता नहीं कहाँ निकल जाता है, समझ में नहीं आता है। गर्भाशय देखिए, अब ध्यान दें फटाफट से। मादा में एक गर्भाशय पाया जाता है, जिसे बच्चेदानी या बुंब कहते हैं। उल्टी नाशपाती के आकार का होता है। क्लियर? गर्भाशय आगे की ओर एक संकरी नलिका में खुलता है, जिसे ग्रीवा कहते हैं। ये भी आगे एक नलिका में खुलती है, ग्रीवा नाल कहलाती है। ग्रीवा नाल और योनि दोनों मिलकर के एक उभयनिष्ठ मार्ग बनाती है, जिसे जन्म नाल या बर्थ कैनाल कहते हैं, जिससे शिशु बाहर आता है, जन्म लेता है। उसके बाद में गर्भाशय में 3 स्तर होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। अब इनके बारे में चर्चा करते हैं तो बहुत ही सिंपल है। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर की लेयर है, बाहर की परत। मायोमेट्रियम मध्य की परत होती है, लेकिन इम्पोर्टेंट रोल है इसका गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करना। देखो ध्यान नहीं देते हो आप, 1 करोड़ की बात बता रहा हूं मैं, फिर निकल जाता है दिमाग से। कंपटीशन में 10 बार पूछा जाता है कि गर्भाशय संकुचन की क्रिया किसके द्वारा होती है? गर्भाशय संकुचन की क्रिया मायोमेट्रियम के द्वारा होती है। हम आपको बता चुके हैं फिर भी। ठीक है, तीसरा है एंडोमेट्रियम। इसका क्या कार्य है? रज चक्र के दौरान क्या होता है इसका? विघटन। रज चक्र के दौरान इसका विघटन होता है और सबसे आंतरिक परत होती है। सिंपल चीजें हैं। क्लियर? इसके बाद हम भाग पढ़ेंगे, गर्भाशय कितने भाग होते हैं। ये भाग नहीं है, ये तो परत है, लेयर है। ठीक है, तो 3 लेयर पाई जाती है गर्भाशय में। सबसे बाहरी लेयर, मध्य की लेयर, अंदर लेयर। पेरीमेट्रियम बाहर लेयर है, मध्य की जो मायोमेट्रियम है, इंपॉर्टेंट रोल है इसका गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करना। कब? प्रसव क्रिया के दौरान, जब बच्चे का जन्म होता है उस समय गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करना, जिससे बच्चा गर्भ से बाहर निकलेगा। ठीक है, ये मायोमेट्रियम का कार्य है। एंडोमेट्रियम का क्या होता है? सबसे आंतरिक लेयर होती है और रज चक्र के दौरान ये विघटित होकर के बाहर निकल जाती है। क्लियर? चलिए तो लिखिए, गर्भाशय के बारे में लिखेंगे।